नमस्कार। हम लोग यूपी टेट के जो लीक पेपर हैं, सॉरी, हम लोग यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिए। डेट 23 जनवरी से पहले हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको ईवीएस, सीडीपी, मैथ, साइंस एंड हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इन सभी की श्रृंखला को ऑफिशियल आंसर कीज़ के साथ में और आंसर्स को एक्सप्लेन करते हुए सारी जो श्रृंखला है वो मैं प्लेलिस्ट वाइज चैनल पर अपलोड कर दूंगा और आप लोग इसको फॉलो कीजिए। और अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको गलत लग रहा है तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, वो उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, तो पहली वीडियो है ये, तो यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो सपोर्ट कीजिए उसको। ठीक है, आगे उस दिक्कत को दूर किया जाएगा। तो फिर हम बात कर रहे हैं प्रश्न की। आज का जो प्रश्न पत्र है वो क्या है उस विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं ब्लू कलर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो प्रश्न पत्र है वर्तमान में जो अभी पेपर 28 नवंबर को 2021 में हुआ था उसका लीक पेपर, उसके प्रश्न पत्र है ये। ठीक है, प्रश्न है कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो इसमें से जो कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, तो अगर हम इस प्रश्न पर जाएं तो फिर हमारा उत्तर है विप्रेरणा स्तर। अवबोध स्तर शिक्षण का स्तर है, स्मृति स्तर भी शिक्षण का स्तर है और प्रत्यावर्ती स्तर भी शिक्षण का स्तर है। अवबोध स्तर होता है जैसे कि आप किसी भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो जो जिस प्रकार से आप अपने मस्तिष्क में उस ज्ञान को स्टोर करते हैं, समझते हैं, उसको अवबोधन कहते हैं। स्मृति भी उस ज्ञान को आप अपने मस्तिष्क में रखते हैं तो वो भी एक शिक्षण का स्तर है। प्रत्यावर्ती स्तर, आपको यदि वो ज्ञान पसंद आया तो आप उस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, तो यह भी एक शिक्षण का स्तर है। बट अभिप्रेरणा शिक्षण का स्तर नहीं है। ये किसी व्यक्ति विशेष से आ सकती है, वस्तु से आ सकती है। ठीक है, तो अवबोध स्तर मॉरिसन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, हार्वर्ड जो है, हार्वर्ड के द्वारा आपका स्मृति स्तर दिया गया है। प्रत्यावर्ती स्तर जो है पी हंट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मॉरिस पी हंट। विकास के मनोविज्ञान सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो विकास का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो आपका एरिक्सन के द्वारा किया गया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो आपका सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। और एरिक्सन जो है वो इनके कौन हैं? शिष्य हैं। एरिक्सन शिष्य हैं सिगमंड फ्राइड के। निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक का द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। नहीं विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो नहीं नियम कौन सा है? तो फिर अभिवृत्ति का नियम। और मुख्य नियम का जो ट्रिक है वो आपका ताप है। इसमें आप तत्परता याद कर सकते हैं, दूसरा अभ्यास याद करते हैं और तीसरा आप प्रभाव याद करते हैं। कोहलर कोफ्का वर्दीमर मतलब के अनुसार सीखना क्या होता है, ये सभी जो वैज्ञानिक हैं हमारे, साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपके गेस्टाल्टवादी हैं। कौन है? गेस्टाल्टवादी हैं। तो इन्होंने गेस्टाल्ट परंपरा का वो किया था और इनका एक ही है, सूझ द्वारा सीखना। ठीक है, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन है? तो सामाजिक निर्माणवाद जो है, रचनावाद आपको दो प्रकार से मिलता है। रचनावाद के दो फैक्ट हैं। फर्स्ट है आपका कॉग्निटिव और दूसरा है आपका सोशल। तो सोशल में आपको वाइगोत्स्की मिलते हैं और इसमें पियाजे एंड ब्रूनर मिलेंगे आपको। तो ठीक है, सामाजिक निर्माणवाद का जो जनक है सामाजिक यानी कि सोशल, और सोशल में आपके वाइगोत्स्की है। निम्नलिखित में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? तो विकास जो होता है हमारा दिशात्मक भी होता है,
संचयी भी होता है, विशिष्ट भी होता है, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र नहीं होता है, क्योंकि विकास हमारी प्रत्येक अवस्था पर डिपेंड करता है, अर्थात एक अवस्था दूसरी अवस्था से लिंक होती है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे बात कर रहे हैं हम प्रश्न नंबर 7 पर, हेरिडिटी जीनियस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, हेरिडिटी जीनियस। इसको आपके गॉल्टन के द्वारा लिखा गया है, इन्होंने वंशानुक्रम पर यह पुस्तक लिखी है। ठीक है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, तो कौन सा है इसका? एक जो स्तर का क्रम है वो क्या है? सबसे पहले आप ज्ञान करते हो, फिर बोध है, ज्ञान, फिर बोध, फिर विश्लेषण संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। यह क्रम है इसका, तो इसका न्यूनतम स्तर है ज्ञान। ठीक है, आगे सूक्ष्म शिक्षण का जो अंतिम सोपान है वो क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण के जो मतलब कि सोपान होते हैं उनका एक क्रम होता है, तो उस क्रम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि वैसे तो इसमें मेनली 3 होते हैं, लेकिन उन 3 को हम लोग 6 की फॉर्म में देखते हैं। कैसे? सबसे पहले आप बनाते हो क्या? योजना बनाते हो आप। ठीक है, योजना के बाद में उसका क्या करते हो आप? शिक्षण करते हो, और शिक्षण के बाद में आप क्या करते हो? उसकी प्रतिपुष्टि लेते हो, बट फिर से पुनः योजना बनाते हो आप, पुनः योजना बनाओगे। ठीक है, फिर पुनः शिक्षण करोगे, और फिर पुनः फीडबैक लोगे, पुनः फीडबैक लेंगे आप, पुनः प्रतिपुष्टि लेंगे। तो जो तो इसका जो लास्ट स्टेप है तो वो ये है, पुनः फीडबैक यानी कि पुनः प्रतिपुष्टि, तो यही आपका लास्ट है। ठीक है, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में क्या आवश्यक है? अपसारी चिंतन को हम लोग सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं, सृजनात्मक चिंतन। और इसका जो है क्या है, उसमें आपका विचार प्रवाह आता है। श्रेणीकरण जो है वो आपका एक अभिसारी चिंतन है, एक समाधान है, अंकगणितीय तर्क है, ये इससे बिल्कुल निराधार है। और इसमें जो विकल्प है वो कौन सा है? विचार प्रवाह। मस्तिष्क उद्दीलन विधि, इसको हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग थ्योरी भी कहते हैं। ये किसके द्वारा दी गई थी? ऑसबॉर्न के द्वारा दी गई है। और यह प्रश्न आपका लगभग आई थिंक 2 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में, तो यह प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर से उठाया गया है। ठीक है, इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसे मुरे एंड मॉर्गन दोनों के द्वारा दिया गया है। जेएल मोरेनो ने मेरे विचार से जेएल मोरेनो के द्वारा समाजमिति सिद्धांत दिया गया था। सॉरी, मैं इसे थोड़ा याद नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल। टीएटी जो परीक्षण है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, वो मुरे एंड मॉर्गन के द्वारा दिया गया है। यह मैं इस बात पे बिल्कुल सत्य हूँ। सृजनात्मक चिंतन की जो प्रथम अवस्था है वो क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग कहते हैं आयोजन। सृजनात्मक चिंतन की जो प्रथम अवस्था है वो आयोजन है, और सृजनात्मक चिंतन का जो क्रम है वो क्या है? आपका आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन एंड संशोधन। यह मेरे विचार से ये जो क्रम है वो बिल्कुल सही दिया गया है, और इसमें आयोजन ही इसकी प्रथम अवस्था है। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? उद्दीपक यानी कि स्टिमुलेशन, अनुक्रिया यानी एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई? एसआर थ्योरी आपकी थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो व्यक्तिगत कारक भी प्रभावित करते हैं, सामाजिक कारक भी प्रभावित करते हैं, वातावरण संबंधी कारक भी प्रभावित करते हैं, अर्थात इस विकल्प का होगा उपर्युक्त सभी। बहुबुद्धि का सिद्धांत महान साइकोलॉजिस्ट गार्डनर के द्वारा दिया गया है। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत में कहा है बुद्धि को जी फैक्टर एंड एस फैक्टर, 2 फैक्टर में इसको डिवाइड किया है। और प्रोजेक्ट विधि हमारे वैज्ञानिक किलपैट्रिक, जिन्होंने इसमें 5 स्टेप भी बताए हैं इस मेथड को फॉलो करने के लिए, मॉन्टेसरी के द्वारा और फ्रॉबेल के द्वारा किंडरगार्टन पद्धति दी गई है। और रूसो ने अपनी फेमस पुस्तक, उसको हम लोग कहते हैं
उस पुस्तक का नाम है रूसो की जो फेमस पुस्तक है, मैं उसको याद नहीं कर पाऊँ, शायद अमील पुस्तक है उसे कहते हैं हम लोग। और पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है कौन सा? तो सबसे पहले इसका क्रम होता है प्रस्तावना प्रश्न, फिर होता है उद्देश्य कथन, उसके बाद में सारे बात के आते हैं। तो फिलहाल पूर्व अधिगम से संबंधित जो है वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। गलत वाक्य को आप चुनेंगे। इसमें गलत वाक्य क्या? छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, यह सही है। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, करके सीखना में प्रबल बल दिया जाता है। खेल खेल में सीखते हैं, यह भी सही है। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। तो यह जो वाक्य है, नियंत्रित शब्द जो है वो बिल्कुल नकारात्मक की संज्ञा में दिया जा रहा है। तो यही इसका सही है, क्योंकि यह वाक्य गलत है। किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया? तो 86वां संशोधन सन 2002 में यह हुआ था। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित हैं मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य। यह तीनों शिक्षण के कार्य में सम्मिलित हैं। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, तब भी कम प्रभावशाली होगा, ये भी सही है। विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे तब भी कम प्रभावशाली होगा। केवल लिखने पर बल हो तब भी शिक्षण कम प्रभावशाली होगा, क्योंकि शिक्षक का जो व्यवहार है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए और विद्यार्थी सक्रिय हों, करके सीखने पर बल दिया जाता हो, तब शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता है। और लिखने के साथ साथ खेलने पर और उसका मौखिक अभिव्यक्ति है, व्यक्तिगत उसकी क्षमताओं को हम लोग किस तरीके से निखार सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। इसलिए इसमें सबसे कम प्रभावशाली है, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस होंगे। भाषा रूपांतरण सिद्धांत ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी जो है वो आपकी चॉम्स्की के द्वारा दी गई है। ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन जो थ्योरी है वो भाषा वैज्ञानिक जो है हमारे चॉम्स्की, उनके द्वारा भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया गया है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आपका कौन सा सही नहीं है? तो मेसोफॉर्मिक, एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक, ये तीनों सही है। एंटोगोनोस्टिक सही नहीं है। मेसोमॉर्फिक यानी कि आप आयताकार है, एक्टोमॉर्फिक यानी लंबकाय, एंडोमॉर्फिक यानी गोलकाय। तो इसको हम लोग बोलते हैं गोलकाय और एक्टोमॉर्फिक को बोलते हैं लंबकाय और मेसोमॉर्फिक को बोलते हैं आयताकार। इस टाइप से बोलते हैं हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के घटकों की आप पहचान करेंगे। तो आवश्यकता भी अभिप्रेरणा का घटक होती है, अंतर्नोद भी होता है, प्रोत्साहन भी होता है। तो इसका ऑल ऑफ दीज होगा। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड हैं। इनके जो शिष्य थे एरिक्सन, उन्होंने अभी एक सिद्धांत, इसमें प्रश्न आया था हमारा, यह रहा प्रश्न। मनोसामाजिक सिद्धांत जो है इनके शिष्य एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री जो है वो स्किनर के द्वारा दी जाती है। व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन स्किनर के द्वारा दिया गया है। त्रुटियों के माध्यम से सीखना, ये थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है? ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। और व्यवहार रूपांतरण तकनीकी भी स्किनर के द्वारा दी है। तो नहीं विकल्प है, तो ये सही हो जाएगा। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? आंतरिक मूल्यांकन, बाध्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो योग्यता और रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु तो आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यह अधिक उपयोगी होगा। आंतरिक मूल्यांकन में आप केवल उसके आंतरिक पक्षों का मूल्यांकन कर रहे हैं। बाध्य, ये तो बिल्कुल निगेटिव वर्ड ही है, ये तो हो ही नहीं सकता है। प्रायोगिक मूल्यांकन, ये केवल आपको प्रायोगिक पक्ष पर, और सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सारे पक्ष आ जाते हैं। निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो ब्लूम का जो संज्ञानात्मक पक्ष है, जो कि अभी हम बात कर रहे थे, ज्ञान है, अवबोध है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये इसका क्रम है जिसको मैं लिख रहा हूँ, सॉरी। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग,
ये है विश्लेषण, संश्लेषण एंड मूल्यांकन। तो इसका जो नहीं है तो चरित्र निर्माण इस पक्ष में नहीं आता है। तो ये जो श्रृंखला है वो आगे जारी रहेगी। फ़िलहाल ये सीडीपी का फर्स्ट जो लेक्चर है मैंने अपलोड कर दिया है, और आगे आपको ये लेक्चर्स जो हैं सीडीपी के आपको प्राइमरी एंड जूनियर दोनों के ऑफिशियल आंसर्स के साथ में मैं प्रेजेंट हूँगा। और आप लोग मुझे अगर जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं थ्री टाइम्स क्वालिफाइड हूँ। ये 2 टाइम्स सीटेट क्वालिफाइड किया है मैंने, एंड 1 टाइम यूपीटेट आल्सो क्वालिफाइड। तो इसलिए मुझे थोड़ा लगा कि मुझे इस टाइप से आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो मैंने ये श्रृंखला स्टार्ट की है। आगे जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे आपको मेरे बारे में और जानकारी प्राप्त होती जाएगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।